नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इंडियन जियो की हमारी ये सीरीज़ चल रही है और इस इंडियन जियो की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, उनके साथ जो भारत की सीमा लगती है और सीमा विवाद। देखिए, जब आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है, जिसे आप आईआर कहते हैं या जिसे आप लोग बॉर्डर डिस्प्यूट कहते हैं, जिसे आप सीमा विवाद के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा जो एक प्रयास है वो यही रहेगा कि कैसे भी करके हम लर्न करें कि इंडिया की जो बाउंड्री है ये किसके साथ कितनी कनेक्ट होती है और हमारे क्या डिस्प्यूट है। अक्सर आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे रेड क्लिफ लाइन, मेक मोहन लाइन, ठीक है, या डूरंड लाइन की हम लोग बात करते हैं, सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ, पीओके, सीओके। ये सब क्या है, कैसे ये बने, इनके पीछे की कहानी क्या है और किस तरीके से हम आज इनको लेकर चलते हैं, वो सारे मसले आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम भारत की सीमा की बात करते हैं तो भारत की सीमा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। भारत की सीमा, बाउंड्री, इस बाउंड्री को आप दो तरीके से देखते हैं। एक तो हमको देखने को मिल जाती है लैंड बाउंड्री, लैंड, जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री नॉन एज स्थलीय सीमा। और भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 15, ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं वाटर बाउंड्री की, तो जो वाटर बाउंड्री है, जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा को हम लोग जानते हैं कि ये टोटल है 75,16.6 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर आएगा बेटा, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, और ये भी आपके पास 75,16.6 किलोमीटर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक आ जाता है मेनलैंड, और मेनलैंड ऑफ इंडिया की जो बाउंड्री है ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और अगर हम आइलैंड को इंक्लूड कर देते हैं तो जो रिमेनिंग बाउंड्री है ये आपको देखने को मिल जाती है किसकी, आइलैंड की। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री आप जिसको कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम एक आउटलाइन देखने की कोशिश करें, मैप के द्वारा समझने की कोशिश करें, तो बच्चा पार्टी यहाँ से लेके ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी बाउंड्री यहाँ से लेके पूरा, अगर हम पूर्व तक आएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ आएंगे भारत में, ये सारी जो बाउंड्री है ये हमारी बेटा इधर, ये जो सारी की सारी बाउंड्री आपके पास है ये आपको देखने को मिल जाती है लैंड बाउंड्री के तौर पर, ठीक है। ये हमको देखने को मिलती है स्थलीय सीमा। तो पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो स्थलीय सीमा है ये स्थलीय सीमा कौन सी है, ठीक है, स्थलीय सीमा आपके पास कौन सी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानें। क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो ये भी हमारे लिए एक परेशानी है कि सर, आपसे पूछा गया कि स्थलीय सीमा, और आप लगा कर आ रहे हो कि जो हमारा महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र किसी दूसरे देश के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। ये तो है ही नहीं। अगर हम लोग लैंड बाउंड्री की बात करते हैं बच्चा, तो जो लैंड बाउंड्री है ये कितने किलोमीटर है सर, ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पर लिखा गया है ये 15,200 किलोमीटर है। मतलब 15,200 किलोमीटर आपके पास ये लैंड बाउंड्री है। अगर हम बात करते हैं कि किस किस देश के साथ आपकी लैंड बाउंड्री कनेक्ट होती है, तो इस लैंड बाउंड्री में सबसे पहला नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बांग्लादेश, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आप लोग नाम लिखते हैं बांग्लादेश। सेकेंड नंबर पर आप यहाँ पर लिख देते हैं चाइना, चाइना। थर्ड पाकिस्तान, ठीक है। बहुत कुछ याद नहीं हो तो तीन चार आपको याद होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं नेपाल, नेपाल, भूटान, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार, ये कुछ देश हैं। एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, जिनके साथ हमारी स्थलीय बाउंड्री टच होती है। देखिए, अगर हम
भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये काफ़ी सारा एरिया है, इधर ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, फिर ये नॉर्थ ईस्ट के मेजर स्टेट, ये सब बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर आपके पास लगता है बच्चा, ये लगता है 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर। अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323, 33 किलोमीटर, आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर नेपाल की हम लोग बात करते हैं तो ये 1753, ये चार आप याद रख लीजिए, चार अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो हमें इतना पता चल गया है कि जो लैंड बाउंड्री है, जिसे आप लोग स्थलीय बाउंड्री कहते हैं, ये टोटल कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। अगर हम लोग भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री हमारी शेयर होती है। और अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री हमारी शेयर होती है। ये आपकी ऐसा एरिया है जहाँ पर स्थलीय सीमा, और इस स्थलीय सीमा को आप लोग जानते हैं, स्थलीय सीमा को आप लोग जानते हैं लैंड बाउंड्री के तौर पर। तो पूरा का पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी, उत्तर, और ये सब कनेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए ये आपके पास पाकिस्तान है, दैट इज़ योर पाकिस्तान, दैट इज़ योर चाइना, चाइना, ये चाइना से यहाँ ये नेपाल, फिर ये भूटान, और फिर ये इधर चाइना, ये आपके पास म्यांमार। तो हम लिख सकते हैं एक, ठीक है, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये अफगानिस्तान, पाँच, और ये पाकिस्तान, छः, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके पास छः के छः देश मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनके क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़िएगा कि किस राज्य की, किस से देश से हमारी कितनी सीमा लग रही होती है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब देखो ये सीमा ऐसे ही नहीं बनी है, जैसे अगर आपसे बात करें तो ये जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया था। आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि 1947 में, 1947 में डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद एक नया देश आपके पास बना। जब घर में बंटवारा होता है, आप सोचिए, जब छोटे छोटे बंटवारे होते हैं, दो भाई एक परिवार में जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको अलग किया जाता है, तो कितने सारे विवाद, कितने सारे डिस्प्यूट वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो फिर दो देशों का बंटवारा किया गया, जो बेसिकली एक धर्म के आधार पर, एक रिलीजियन के आधार पर ये अलग हुए थे। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री अनाउंस करता है। इंडिया, खैर आप इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास डाइवर्सिटी है, हम हर एक धर्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो प्योर इस्लामिक नेशन है। तो जब इनका विभाजन धर्म के आधार पर किया गया है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा। हर एक देश के साथ कुछ ना कुछ विवाद देखने को मिलते हैं दो देशों के बीच में। आज हम उन पर ही आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है आपके पास भारत और पाकिस्तान, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कि भारत पाक, ठीक है, भारत और पाक, ये सबके लिए आता भी है, सबके लिए समझ में भी आता है, और यहाँ से काफ़ी सारे सवाल भी आपके बन रहे होते हैं। देखिए अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की बीच जो टोटल बाउंड्री है, ये 3323, 3,323 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, 3,323 किलोमीटर। हम थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है हमारे साथ पाकिस्तान। आपसे कोई पूछ सकता है कि कितनी स्टेट हैं, ऐसे कितने स्टेट हैं जो राज्य पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। अगर हम राज्य की बात करते हैं बच्चा, तो आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आपको देखने को मिल जाता है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान के बाद हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर पंजाब। तो गुजरात की बात करेंगे, राजस्थान की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग यूटी की बात करते हैं, संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो संघ शासित प्रदेश में एक तो आपको देखने को मिल जाता है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, और लद्दाख के साथ में हमको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर।
तो अब देखिए टोटल जो है ना बच्चा, टोटल आपके पास ये 5 हो जाते हैं, टोटल 5 है। कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाते हैं तो नंबर हो जाता है 5, क्योंकि 2019 2019 से पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जब 370 आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया तो उसके बाद हमने जो जम्मू कश्मीर है इसको यूटी बना दिया, और एक नहीं 2 यूटी बना दिए, एक जम्मू कश्मीर बना दिया, एक आपके पास लद्दाख बना दिया। तो कौन कौन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये आपको याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, चलिए यहाँ से सवाल आपसे कोई पूछ सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करता हूँ तो बच्चा समझिएगा कि जो लद्दाख है, लद्दाख सॉरी जम्मू कश्मीर है, ये लगभग लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री शेयर करता है, और जो राजस्थान है ये लगभग आपके पास 1000 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान के साथ? आपको बताना है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है तब आप लगा देंगे कि जम्मू कश्मीर की सीमा सबसे ज़्यादा शेयर होती है पाकिस्तान के साथ। और अगर सिर्फ राज्य पूछा गया है, इफ आस्क अबाउट ओनली स्टेट देन यू शुड चूज द राजस्थान। राजस्थान इज करेक्ट आंसर, बिकॉज प्रीवियसली जम्मू कश्मीर स्टेट वॉज द लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग स्टेट विद पाकिस्तान, लेकिन अब आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित। हम लोग एक बार थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम स्थिति को समझेंगे तो यहीं से जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इस एक्चुअल प्रॉब्लम को हम लोग समझ पाएंगे। देखिए ये आपके सामने एक मैप है और मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना बच्चा, ये भारत का है। मतलब जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा इंडिया का है, भारत का है। और इसको जब हम चाहेंगे, ठीक है, जब भी यूएन का इंटरवेंशन होगा तब इस पे इंडिया का पूरा अधिकार रहेगा। तो कोई भी राजनीतिक या किसी भी पड़ोसी देश की सीमाओं को आहत करने का अपना कोई पर्पज़ नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये मैप यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बच्चा इस जम्मू कश्मीर को समझिए, अपना ये पूरा का पूरा कश्मीर है। ठीक है, पूरा का पूरा कश्मीर है। और अब आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो रीजन है ना, अगर हम लोग बात करते हैं ये पूरा का पूरा रीजन आपको लद्दाख देखने को मिल जाता है। लद्दाख एक आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा। ये जो रीजन है ना सर, ये हमको पीओके देखने को मिल जाता है, पीओके, जैसे आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और बेसिकली ये वाला जो रीजन है हम इसको काइंड ऑफ जानते हैं आज़ाद कश्मीर के तौर पर। ठीक है, हम लोग नहीं कहते हैं लेकिन पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है, और ये पाकिस्तान के द्वारा समर्थित सरकार यहाँ पर चलती है। और ये वाला जो रीजन है ना बच्चा, ये वाला रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, इसको हम लोग जानते हैं सीओके के नाम से, या अक्साई चीन आप इसको कहते हैं, कंट्रोल्ड बाय चाइना। ये डिस्प्यूटेड है, 1962 के वॉर में ये आपके पास डिस्प्यूटेड हो गया था, और ये 1947 1947 में यहाँ पर पाकिस्तान ने कबीलाई एक जाति के तौर पर हमला किया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना बच्चा, आप इसको जानते हैं बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, इस लाइन को हम लोग जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। ये जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ योर लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा LOC। LOC देखिए समझना यहाँ से। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बच्चा, ये है आपके पास LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास वो वाला रीजन है, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया है, सीडेड टू चाइना, चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने, ये वाला रीजन है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है जो आपके पास अक्सर चर्चा में रहता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब अगर आप एक मोटा मोटा यहाँ पर अंदाजा देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो विवाद का जन्म हो ही जाता है। देखिए यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो सवाल क्या है, पहले में हम इन पे चर्चा करते हैं, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा कि जो भारत पाकिस्तान है, इस भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाक के बीच में जो सीमा है, इस सीमा रेखा को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है आप इसको जानते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन
क्या एक नेचुरल बॉर्डर है? नहीं, ये नेचुरल बॉर्डर नहीं है। रेड क्लिफ लाइन कब बना? 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। भारत के जो विभाजक थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण कर रहे थे, सर रेड क्लिफ के द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। ये कैसी है? ये आपके पास एक मैन मेड बाउंड्री है, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये नेचुरल बाउंड्री नहीं है, ध्यान रखना, ये नेचुरल बाउंड्री नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तब ये अस्तित्व में आई। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि LOC किस किस के बीच में है? LOC, LOC बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बीच की कहानी क्या है, इस कहानी को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो POK वाला रीजन है, नॉन एज गिलगित बाल्टिस्तान, आपने कई बार देखा होगा POK वाला रीजन गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, ये वो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है, और ये 72 किलोमीटर लंबा है। इन पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं हर एक पार्ट पर। ये कब गया? 1947 में। ये COK, कॉमनली नॉन एज COK, ठीक है, COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और 1962 के वॉर में इसको ले लिया था। ये लद्दाख वाला रीजन है, ये आपके पास जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। ये छोटी सी कहानी है, मतलब इसको समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच सीमा बनाता है। आपको बताना है रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग विवादों की कहानी शुरू करते हैं, पूरा समझते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, आप सब लोग जानते हैं कि भारत और पाक के बीच में कितनी सीमा लगती है बच्चा? ये लगती है 33-23 किलोमीटर। लेकिन हम लोगों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे विवाद हैं। ये विवाद कौन कौन से हैं भारत पाक के बीच में, पहले आप इसको समझिए। अगर हम विवाद की बात करते हैं, डिस्प्यूट, तो बच्चा डिस्प्यूट, सबसे पहले आप एक नाम लिखिए, सर क्रीक। एक जो विवाद है वो आपके पास है सर क्रीक डिस्प्यूट, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो सर क्रीक डिस्प्यूट है ये किस किस के बीच है? सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सेकेंड नंबर पर आप लिखिए रन ऑफ कच्छ। हमसे कोई पूछ सकता है कि जो रन ऑफ कच्छ है ये किस किस के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए POK, ठीक है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आपके पास विवाद है। क्या सिर्फ यही विवाद है? नहीं सर, इसके साथ में आपने देखा होगा कि एक इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है, तो ये भी कई बार आपके पास चर्चा में रहती है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने काफ़ी सारे बैटल यहाँ पे लड़े हुए हैं, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। एक 1947 की लड़ाई देखने को मिलेगी, 1965 की लड़ाई आपको देखने को मिल जाती है, 1971, ठीक है, 1984, 1994, 1998, 1999, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा जो अटैक हुआ था, ये पुलवामा अटैक भी एक बड़ा विवाद बन गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम विवाद की बात करते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं कि कौन कौन से सीमा विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो सीमा विवाद हैं बच्चा, आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ, POK, सियाचिन ग्लेशियर एंड इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। GK में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जियोग्राफी के साथ साथ, ठीक है भाई। चलिए देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है, और हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत सारे मैप हाथ से बनाए जाएं जिससे कि कोई भी जियोपॉलिटिकल जो इशू है इसको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कितने सारे विवाद हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हाथ से मैं पिछली बना दूं, क्योंकि हैंड रिटन जो मैप होते हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं होती कि भैया आपने ये एरिया किसको दे दिया, वो एरिया किसको दे दिया। एरिया देने वाली कहानी नहीं होती। और बच्चा, अपना जो पर्पज़ है ना, ये पढ़ना है। हमारा जो पर्पज़ है वो हमेशा पढ़ाना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो जो भी लोग इन लेक्चरों को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो हम किसी को यहाँ पे गिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, ये अपना प्यारा सा भारत है।
चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहला जो विवाद है जो आपके पास चर्चा में रहता है बेटा, वो आपके पास रहता है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक, तो ये सर क्रीक क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको क्रीक को समझना पड़ेगा। कुछ शब्दावली आपने ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ी होंगी, कुछ जो टर्म्स हैं ये टर्म्स अक्सर आपसे पूछी जाती हैं शब्दावली। देखिए क्रीक क्या होता है, क्रीक क्या होता है, क्रीक जैसे ये भारत है, भारत और भारत के जो पश्चिमी तट है, मतलब आप समझिएगा कि क्रीक काइंड ऑफ आपके पास एक नैरो, ठीक है, आपके पास एक नैरो शेप, एक नैरो शेप आपके पास गल्फ होती है, एक नैरो शेप आपके पास खाड़ी होती है, बहुत सकरी, बहुत सकरी। होता क्या है कि जब समुद्री पानी, जब समुद्री पानी, समुद्री जल, समुद्री जल मैदानी भागों में प्रवेश करता है, मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो उसको तटों को काटना पड़ता है, तो वो इस तरीके की संरचना बना लेता है, इस तरीके की। तो ये वाला जो एरिया होगा ना बच्चा, ये जो भाग कहलाएगा ना, ये क्रीक कहलाएगा, ये क्रीक कहलाएगा। तो गुजरात वाला जो रीजन है, इस गुजरात वाले रीजन में एक एरिया है, वो है आपके पास क्रीक, ठीक है। और सर क्रीक इससे बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो आप लोग जानते हैं कि उस समय इंडिया में रूल करते थे, यही सारे क्षेत्रों का पता लगाते थे। तो जब भी हम लोग सर क्रीक की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है सर आपके पास, आपसे कोई पूछ सकता है कि सर क्रीक की लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि लोकेटेड, लोकेटेड इन गुजरात। कहाँ पर आपके पास ये लोकेटेड है, तो बच्चा आप लोग बता देंगे कि गुजरात में लोकेटेड है। अगर हम इसकी जो एरिया की बात करते हैं सर, कितना एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो एरिया में बच्चा कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है 135 किलोमीटर स्क्वायर, और कुछ जगह आपको देखने को मिल जाता है 96 किलोमीटर स्क्वायर। बट मुझे लगता नहीं है कि पीएससी में यहाँ से सवाल आपके पास आएगा, ठीक है, मतलब ये एरिया से पूछा जा सकता है, डिस्प्यूट जरूर पूछा जाएगा सर क्रीक विवाद किसके बीच में। देखो समस्या क्या है, समस्या बहुत छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि भारत के साथ रिश्तों को खराब किया जाए। जैसे देखो ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है, ये डर के कारण इंडिया का मैप बनाने का मैप भी नहीं बनता है कि भैया कोई डिस्प्यूट खड़ा नहीं कर दे। देखो एक्चुअल में ये जो रीजन है ना आपके पास सर, यहाँ पर आपको सर क्रीक देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे क्रीक हैं बच्चा, ऐसा नहीं है कि ओनली सर क्रीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्रीक आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में है क्या, देखो जैसे ये सिंध है, सिंध, और सिंध वाला जो रीजन है ना बच्चा, ये किसका है, ये पाकिस्तान का है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया का रीजन, अगर हम गुजरात की बात करें, ये गुजरात वाला रीजन या रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है, या जैसे आप लोग कच्छ बोलते हैं, ठीक है, तो सिंध वाला रीजन किसका है सर, पाकिस्तान का है। और जब भी हम लोग कच्छ वाले रीजन की बात करते हैं तो कच्छ वाला जो रीजन है बेटा, ये किसके पास है, ये भारत के पास है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है। सिंध पाकिस्तान का है और कच्छ भारत का है। इसके बीच में, इसके बीच में एक जगह है जिसे आप लोग जानते हैं सर क्रीक, ठीक है, जिसको आप लोग जानते हैं सर क्रीक के नाम से। अब समझने की कोशिश करिएगा, सर क्रीक के नाम से ये इन दोनों के बीच में है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, देखिए जैसे ये पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया है, तो पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है कि भैया हमारी जो बाउंड्री है, हमारी बाउंड्री कुछ इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है, पाकिस्तान ये दावा करता है। और हमारी जो बाउंड्री है भारत की, एक्चुअल में भारत की बाउंड्री कुछ इस तरीके से, भारत की बाउंड्री क्या है, कुछ इस तरीके से। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक एरिया है सर क्रीक, ये सिंध वाला रीजन है जिसमें पाकिस्तान के अंतर्गत आता है 1947 में, और ये रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, कच्छ वाला रीजन भारत का है। तो भारत की बाउंड्री है ना बच्चा, वो ये वाली बाउंड्री है, और पाकिस्तान क्या बोलता है, नहीं ये वाली बाउंड्री है, ये क्लेम्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लेम्ड, क्लेम्ड बाय पाक। पाकिस्तान कहता है भैया हमारी सीमा है, और हमारी जो एक्चुअल सीमा है बच्चा वो यही है, वो यही है, क्लेम्ड नहीं, ये इंडियन बाउंड्री, इंडियन बाउंड्री जहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर की शुरुआत होती है, जो एक्चुअल में आपके पास रेड क्लिफ लाइन बनाई गई है। देखो जो रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन पेपर में बनाई गई है, ये कोई देखने के बनाने नहीं गए, तो पेपर में बनाई गई है, तो टेढ़ी एढ़ी है।
और टेढ़ी ईढ़ी है, इसी कारण पाकिस्तान कुछ भी उल्टी सीधी दावा आपके पास करता रहता है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो विवाद है वो विवाद आपके पास यही है। तो आपसे कोई पूछेगा भाई कि सर क्रीक विवाद किस किस के बीच में है, आप बता देंगे सर क्रीक विवाद दो देशों के बीच में है, एक तो है इंडिया और दूसरा आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। कौन ने इसमें विवाद खड़ा किया है, वो है आपके पास पाकिस्तान। तो सर हमें किसका मानना है? बच्चा अपना है, हमें मानने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा है, इंडिया का है, भारत का है। आप इसको जो कहना चाहें आप इसको कहते रहिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि सरक्रीक विवाद कहाँ पर है। सरक्रीक विवाद बेटा गुजरात वाला जो रीजन है, इस गुजरात में, इसकी लोकेशन गुजरात है, याद रखिएगा, ठीक है, लोकेशन गुजरात है। पाकिस्तान उल्टे सीधे दावे करता रहता है। एक्चुअल बाउंड्री आपके पास यही है, जिसे आप लोग इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो पहला विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक विवाद है, ठीक है, सरक्रीक विवाद। और सरक्रीक है कहाँ पर आपके पास सर? गुजरात में। देखिए इसी के पास में एक और क्षेत्र है, यहीं आपको एक और क्षेत्र देखने को मिलेगा, विच इज योर रन ऑफ कच्छ, ठीक है, यहीं आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो कि आपके पास रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, समझते हैं। दूसरा विवाद सेकंड, देखिए हेडिंग लगा लीजिए सर, सेकंड डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में, कच्छ का रण, कच्छ का रण विवाद। आप सब लोग जानते हैं कि जो कच्छ है ये बड़ा एरिया है, रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेट कच्छ में आपके पास ये डिवाइडेड है। तो कच्छ का रण जो विवाद है ये किस किस के बीच में है, पहले आप इसको समझिए बच्चा। ये जो विवाद है, ये डिस्प्यूट है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये भी किसके बीच में है सर? ये है इंडिया और पाक, भारत और पाकिस्तान। अब ये एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान ये है क्या सर? इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है? तो ये है लोकेटेड, लोकेटेड एट एट इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। सर ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ ये अवस्थित है, ठीक है। ये कैसा है सर? ये एक मर्सी लैंड है, ठीक है। ये कैसा है सर? एक मर्सी लैंड है, मर्सी लैंड मतलब यह एक दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, ठीक है। और अगर ये दलदली क्षेत्र है तो इसकी क्या उपयोगिता है? एक्चुअल में विवाद है क्यों? विवाद है क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है सर। कैसी इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए मर्सी लैंड है, तो मर्सी लैंड होने के कारण ये आपके पास एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो रहता ही रहता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की हम लोग बात करते हैं, ये तो रहता ही रहता है। यहाँ हमको देखने को मिल जाता है बच्चा क्या? साल्ट, साल्ट प्रोडक्शन, जो नमक है इस नमक का उत्पादन यहाँ पर ठीक ठाक होता है, साल्ट प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर टूरिज्म, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छी चलती है। और सर यहाँ पर क्या है? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी है, साल्ट प्रोडक्शन है, टूरिज्म है, और यहाँ हम लोग जो फिश है, ठीक है, ये जो फिशरी सेक्टर है ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर चलता है। मछुआरे भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि जो रण ऑफ कच्छ है ये किस किस के बीच में विवाद है? तो रण ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगा भारत पाकिस्तान के बीच में। ये एक्चुअल में डिस्प्यूट बना कब? ये विवाद बना 1965, 1965, 1965 का जो वॉर हुआ था, 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने दो मोर्चे पे इंडिया से लड़ाई की। अगर हम एक मैप बनाते हैं बच्चा, यहाँ पर प्यारा सा भारत बना लेते हैं, ये अपना प्यारा सा भारत है। और बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो मैप है, इन मैप को बनाने के पीछे ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम कोई एरिया किसी को दे रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग स्टडी पर्पज से बना रहे हैं। और आप देखिए कि डर किसको कहते हैं। मैं हर एक बच्चे से बोलता हूँ कि बेटा डरना नहीं है, डरना नहीं है। डर इस बात को कहते हैं कि मैप भी नहीं बन रहा है, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं चाहते जिसके कारण हमारी पढ़ाई पे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हो। तो बच्चा रण ऑफ कच्छ की लोकेशन कहाँ है? आप बता देंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, लोकेटेड एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये कैसा है सर? एक मर्सी लैंड है। तो सर विवाद है क्या? देखो पाकिस्तान बहरूपिया, पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान ये बोलता है कि जो कच्छ का रण है इसके द्वारा क्या क्लेम किया जाता है, क्या क्लेम ये करता है? ये बोलता है कि जो रन ऑफ कच्छ है,
रन ऑफ कच्छ, कच्छ ये एक लेक है। ये क्या है सर आपके पास, एक लेक है, लेक। और आपने देखा होगा कि यूएन ने जब समुद्री सीमा को डिसाइड कर रहा था, यूएन क्लॉक की हम लोग बात करते हैं, उसमें बोला था कि भाई बॉर्डर पर जो भी आपके पास बॉर्डर है, इन बॉर्डरों पर अगर कोई लेक है, लेक है, कोई रिवर है, ये अगर है तो ये दोनों देशों का इन पर अधिकार होगा। तो पाकिस्तान यही कहता है भैया जो रन ऑफ कच्छ है ना, ये एक लेक है और ये बॉर्डर पर है, और बॉर्डर पर है तो दोनों का अधिकार होना चाहिए। किसका होना चाहिए सर, दोनों का होना चाहिए। बच्चा ध्यान रखना इस बात को। जबकि भारत को भी पता है और हमको भी पता है ये एक दलदली क्षेत्र है, ये एक मर्सी लैंड है, और मर्सी लैंड यूएन क्लॉज के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान रखना। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। फिर 1968 की अगर हम लोग बात करते हैं, 1968, इस 1968 में इस पर फैसला हुआ। तो जो 10% हिस्सा है, पश्चिमी वाला जो भाग है 10%, ये हमने ये पाकिस्तान को दे दिया। और जो 90% हिस्सा है, 90% भाग है, ये 90% भाग इंडिया के पास है। तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई ये विवाद किस किस के बीच में है और इसके पीछे कारण क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, साल्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि बस हम हर जगह कब्जा कर लें। और इसके पीछे रीज़न बेटा आपके पास अंग्रेज़ हैं। छोटी सी कहानी है कि अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनाया, ये पेपर पे बना दिया। ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ अलग होती है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा इस बात को लेकर। तो जो कच्छ का रण विवाद है किस किस के बीच में सर, ये आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर दो डिस्प्यूट डिस्कस कर लिए हैं। एक डिस्कस किया है आपके पास कौन सा, सर्किल डिस्प्यूट, और दूसरा हमने यहाँ पर किया है क्या, रन ऑफ कच्छ। देखिए यहीं पर एक लाइन और है 24, यहीं पर एक लाइन है 24 लेटीट्यूड, ठीक है, 24 लेटीट्यूड। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि 24 जो अक्षांश, 24 डिग्री अक्षांश है, ये किस किस के बीच विवाद है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, भारत और पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान का मानना है कि जो 24 डिग्री है, देखिए समझिएगा, जैसे अगर हम भारत की बात करें, ये अपना प्यारा सा भारत है, और 23.5 डिग्री अक्षांश, ये यहाँ से 23.5 और 24 ऊपर जाती है। पाकिस्तान का कहना क्या है, पाकिस्तान कहता है कि जो बॉर्डर है वो 24 डिग्री से होना चाहिए, मतलब ये जो हिस्सा है ना 23.5 के अंतर्गत आता है, ये सारा का सारा पाकिस्तान को दे दो। पाकिस्तान कुछ भी उल्टे सीधे दावे आपके पास करता रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, विच इज़ योर पीओके। अब हम लोग आते हैं बच्चा कहाँ पर, आपके पास पीओके, पीओके। तो ये बेसिकली जाना जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ कि भैया ये हमारा हिस्सा है। जिस दिन भी इस पर फैसला आएगा ये भारत के पक्ष में आएगा, जब भी इस पर फैसला आएगा ये भारत के पक्ष में आएगा। आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस पर कोई फैसला आएगा ये भारत के पक्ष में आएगा। ये अपना प्यारा सा जम्मू कश्मीर है। इस प्यारे से जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन आपके पास पीओके के नाम से जाना जाता है, ये पीओके के नाम से जाना जाता है। बच्चा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये है रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन आपके पास क्या है सर, रेड क्लिफ लाइन है। और ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज योर LOC, LOC, ठीक है, याद रखना LOC। अगर हम इसको थोड़ा सा और बनाते हैं, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्सा, ये इधर तक, ये आपके पास होता है COK, COK, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में बना देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना सर, इसको आप लोग जानते हैं POK के नाम से, ठीक है, ये जाना जाता है POK के नाम से। और अगर ये ग्रीन वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला, ये जो हिस्सा है ना बच्चा, ये जाना जाता है आज़ाद कश्मीर के नाम से, ठीक है, ये जाना जाता है आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद जिसकी कैपिटल है आज़ाद कश्मीर, ये भी पीओके का हिस्सा है। पीओके में दो बड़े ज़िले हैं, एक आपके पास है गिलगिट, ठीक है, एक है आपके पास गिलगिट, और एक हमको देखने को मिलता है बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, ठीक है। ये दो मेजर ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वो वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वो वाला हिस्सा है जो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दिया था, सीडेड पाक टू चाइना, ठीक है, इन्होंने चीन को यहाँ पर दे दिया। ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसको
देखिए ये तो हो गया आपके पास यूके, और इस लाइन को आप लोग जानते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये अस्तित्व में आती है 1962 में, 1962 में। तो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन हिस्सा किसका है? भारत का हिस्सा है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि 1947, 1947 विभाजन, ठीक है, डिवीजन हुआ। और बच्चा जो डिवीजन हुआ है, ये डिवीजन किस बेस के आधार पर हुआ कि हमने दो देश बना दिए, एक बना दिया आपके पास पाकिस्तान, पाक, और एक बना दिया भारत, ठीक है, पाकिस्तान और भारत। जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी वो आपके पास पाकिस्तान, और जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते थे वो आपके पास भारत। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसे हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से, ठीक है, जम्मू कश्मीर। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो हरी सिंह हुआ करते थे, ठीक है, हरी सिंह यहाँ के आपके पास रूलर हुआ करते थे। इनको पता नहीं क्या शौक आया कि हम लोग ऑटोनोमस रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम भारत के साथ जाना चाहते, ना ही हम लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते। बहुत कोशिशें की भारत सरकार ने, लेकिन ये नहीं मानते हैं। फिर इनको फ्री छोड़ दिया जाता है कि ठीक है भाई, आपको जो करना है यहाँ पर करते रहिए। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, उसके जस्ट सेकेंड बाद, कुछ समय बाद ही 1947 में जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की साइड से ऐसा कहते हैं कि एक जनजाति यहाँ पर रहती है कबीलाई, यहाँ पर एक ट्राइब आपके पास रहती है कबीलाई। इस कबीलाई ट्राइब ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर। हालांकि जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि कबीलाई ट्राइब नहीं थी, ये पाकिस्तान की आर्मी आई थी कबीलाई ट्राइब के बीच में। जब ये हमला कर देते हैं 1947 में, 1947 में, तो फिर भारत, ठीक है, फिर भारत अपनी आर्मी भेजता है, और जब हम लोग बात करते हैं कि विलय पत्र पे साइन करा के कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। लेकिन उस समय तक काफ़ी सारा जो एरिया है, ये काफ़ी सारा एरिया पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाइड कर चुका था। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, पंडित नेहरू, ये चले जाते हैं यूएन, और यूएन ने इंटरवेंशन किया, और यूएन ने बोला कि भाई दोनों देशों की सेना जहां है वहीं आपके पास रुक जाए। मतलब जितना कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया था वो अभी पाकिस्तान के पास है, मतलब जिस पे वो अंदर आ गए थे वो पूरा का पूरा, और उसके बीच में हमने एक लाइन बना दी, दैट इज योर LOC। तो LOC बच्चा बना कब? एक्चुअल में जो LOC है ये 1947, 1947 में आपके पास ही बन गया। लेकिन इसको हमने एक्सेप्ट फिर 1971, 1971 में हमने इसको सीज फायर लाइन के तौर पर एक्सेप्ट यहाँ पर किया हुआ है कि हमारे बीच में अभी ये, बेटा समझना, ये पीओके का मतलब ये नहीं है पाकिस्तान के पास है, ये एक कब्जा है, ये एक इलीगल आपके पास कब्जा है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस पर कोई फैसला आएगा ये भारत का ही हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पीओके की वाली जो कहानी है आपको समझ में आ गई होगी, 1947। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर एक ऐसा, मतलब इस रीजन में क्या है सर? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बेटा डेजर्ट है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना बेटा, ये डेजर्ट है, और ये डेजर्ट आपके पास क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। तो क्यों ये दोनों देश यहाँ पर लड़ रहे होते हैं? तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि भारत और जो पाकिस्तान है, इस भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के जो देश हैं, अगर आप खुद सोच लीजिए कि अमेरिका जिस दिन चाह ले, या रशिया जिस दिन चाह ले, या यूएन जिस दिन चाह ले, ये मैटर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकता है। लेकिन इसको हमेशा विवाद बना के रखा क्यों जाता है? ताकि जो ट्रेड है वो ट्रेड को बनाए रख सकें। आप लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन इंडिया है, ठीक है, फिर हम पाकिस्तान भी काफ़ी सारा इंपोर्ट करता है, और जो एक्सपोर्टर हैं उनके भी नाम आप लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक ज़बरदस्ती का विवाद का मुद्दा बनाए रखा होता है। अगर ये दोनों देश आपस में समझने की कोशिश करें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना मिनरल रिसोर्सेज है, सब कुछ है, तुम उस पर फोकस करो ना, हमारे क्षेत्र में क्यों नज़र गड़ा यहाँ पर बैठे हुए हो? तो अगर दोनों देश समझदारी से काम करें तो ये जो विवाद हैं, इन विवादों से निपटा जा सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि राजनीति, सब अपनी राजनीति यहाँ पर चल रही होती है। तो पीओके किस तरीके से है ना, ये किस तरीके से अगर देखा जाए कि इस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, तो आप इसके यहाँ पर थोड़ा सा समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो पीओके वाली कहानी क्लियर है। ये आज़ाद कश्मीर है, ये पीओके है, ये LOC है, ये रेड क्लिफ लाइन है। कोई आपसे पूछा प्लीज़ इनके आप लोग आंसर यहाँ पर करते रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए।
अब देखो, जो एक्चुअल में 1965 में एक विवाद आपके पास क्रिएट हुआ, वो है आपके पास सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ये भी काम की चीज़ है सर। सियाचिन ग्लेशियर कैसे, यहाँ पर विवाद की कहानी आपके पास शुरुआत होती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ। देखो, अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेटेड इन काराकोरम श्रेणी। ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी में आपके पास ये अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवस्थित है। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करते हैं कि भाई कि ये कितना लंबा चौड़ा है, तो ये 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर आपके पास लंबा ग्लेशियर है। यही रीज़न है कि आप इसको थर्ड पोल ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं। पूरी दुनिया में दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बर्फ़ का घर है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाया जाता है, तो थर्ड पोल आप इसको यहाँ पर बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो काराकोरम श्रेणी है, इसी का एक सब रेंज है, काराकोरम की सब रेंज बाल्टारो रेंज। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अगर मैं एक मैप बनाता हूँ, ये हमारे पास काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, इस काराकोरम श्रेणी पर इस तरीके से, इस काराकोरम श्रेणी पर इस तरीके से ग्लेशियर है। ठीक है, इस काराकोरम श्रेणी पर इस तरीके से ग्लेशियर है, और ये जो ग्लेशियर है आप इसको जानते हैं सियाचिन। ठीक है, आप इसको जानते हैं सियाचिन। तो इसकी एक उपश्रेणी है कुछ इस तरीके से, जो जानी जाती है बाल्टारो, बाल्टारो रेंज। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है किस पर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है। तो सारे बच्चे जानते हैं काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, जो कारा, ठीक है, कोरम रेंज है, इसमें लोकेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसकी लंबाई है ये कितनी है, 72 किलोमीटर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लेशियर के तौर पर आप इसको यहाँ पर जानते हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर होता क्या है सर, ग्लेशियर एक बर्फ का बड़ा सा घर, बहुत बड़ा सा घर आपको देखने को मिल जाता है, किसका, बर्फ का। ठीक है भाई, चलिए। सब रेंज है बोल्टारो, बाल्टारो, बाल्टारो रेंज, और ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो भागों में जो विभाजन है, दो भागों में विभाजन अ, अ, कौन किसके द्वारा किया जाता है, आप बता देंगे। दो भागों में विभाजन बाल्टारो जो रेंज है इसके द्वारा किया जाता है। सर कहानी क्या है, कहानी समझने की कोशिश करिएगा। इतना आपको समझ में आ गया भाई इसकी लोकेशन क्या है। ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है। आपसे कोई पूछ सकता है कि पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है, ये कौन सा है, तो यही है आपके पास हाईएस्ट बैटलफील्ड। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपके पास यही है। ठीक है, बच्चा पार्टी यही है, इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर आपसे कोई पूछ सकता है कि ये किस किस के बीच में डिस्प्यूट है, ये आपको देखने को मिल जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए यहीं पर आपको देखने को मिल जाती है नुब्रा वैली। इससे एक नदी आपके पास बहती है जो कि नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर, और इसी की एक वैली है जिसे आप लोग जानते हैं नुब्रा वैली के नाम से। आपसे कोई पूछ सकता है कि नुब्रा वैली कहाँ पर है, तो नुब्रा वैली आपको इसी वाले रीजन में देखने को मिल जाती है, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास। ठीक है भाई, चलिए। एक्चुअली में हुआ क्या था, इस वाले रीजन में 1984 1984 में पाकिस्तानी कुछ टूरिस्ट आए। ठीक है, पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट, और पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं तो फिर भारतीय सेना ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया, और जो ऑपरेशन जाना जाता है मेघदूत के नाम से। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में, आप लोग बता देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी लंबाई आप बता सकते हैं और ये किस रेंज पर है, ये सारी कहानी आपको क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए।
ठीक है भाई। तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, चलिए देखिए। तो ये विवाद थे कि भाई भारत और जो पाकिस्तान है, इन भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से विवाद आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सिर्फ विवाद ही चलते रहे हैं? हाँ, एक और रह गया है बच्चा, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल विवाद। ठीक है, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, और यहाँ एक ग्लेशियर है इस वाले रीजन में, जैसे आप लोग जानते हैं, चोमो चोमा यंगडंग। ठीक है, इस ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, इस तरीके से जाती है जाती है जाती है जाती है और इधर आ जाती है। दिस रिवर इज इंडस। ठीक है, ये आपके पास इंडस रिवर है, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर देखा, इसका ओरिजिन होता है भारत से और पाकिस्तान में जाती है। तो 1960 में, 1960 में वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन, बेटा विश्व बैंक के इंटरवेंशन से भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस रिवर वाटर ट्रीटी हुई। ये किसके बीच में है सर? तो ये है इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ध्यान रखना। किसने इसमें इंटरवेंशन किया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें इंटरवेंशन किया था, वर्ल्ड बैंक ने इसमें हस्तक्षेप किया था, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो पश्चिमी नदी है, पश्चिमी और पश्चिमी रिवर की हम लोग बात करते हैं, वेस्टर्न जो रिवर आपके पास है, इनमें जैसे हम इंडस की बात करेंगे, इंडस, इंडस के साथ में जो रावी है, रावी और चिनाब। ठीक है, चिनाब, ये जो नदियां हैं, इन नदियों का 20% 20% भाग भारत उपयोग करेगा। कौन? भारत उपयोग करेगा। ठीक है, जो पूर्वी नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी, जैसे आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सतलज। ठीक है, सतलज, सतलज के साथ में जो ब्यास है, सतलज ब्यास, ये जो नदियां हैं, इनका पानी भारत उपयोग करेगा पूरी तरीके से। तो 1960 की आपके पास ये ट्रीटी। और क्या है सर? देखिए, अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, तो भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर करने के लिए दोनों सरकारों को अप्रोच लगानी पड़ेगी, पीपल टू पीपल रिलेशन यहाँ पर बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ क्या सर? हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हुई। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1998 का लाहौर घोषणा पत्र आपको देखने को मिल जाता है, लाहौर घोषणा पत्र, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा साइन किया गया था, और नवाज शरीफ के द्वारा बोला गया था कि दोनों देशों के बीच में पीस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, ये ट्रेन चलती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो समझौता एक्सप्रेस है, ये किस किस के बीच में चली थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, थार एक्सप्रेस एक ट्रेन चला करती थी, थार एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये भी भारत और पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस बेसिकली जो हमारा दिल्ली है, इस दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है, लाहौर के बीच में। और जो थार एक्सप्रेस है, ये बेसिकली आपके पास चलती है जोधपुर, चलती थी सॉरी, जोधपुर से लेके कराची के बीच में। ठीक है, कराची के बीच में। तो एक ट्रेन है, ये भी आपके पास चली है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं, तो करतारपुर, जो करतारपुर कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को भी बनाया गया है, जो पंजाब है इससे लेके हरमिंदर साहिब तक करतारपुर कॉरिडोर। तो दोनों देशों के बीच में हम रिश्तों को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों देशों की सरकारों के द्वारा प्रयास करने चाहिए। पीपल टू पीपल रिलेशन को बिल्ड कीजिए। क्यों हम इतने अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, उनके कारण अपने रिश्तों को ख़राब करते रहते हैं? खैर, पाकिस्तान को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्यों वो खुद के डेवलपमेंट पे फोकस ना करते हुए इंडिया को ज़बरदस्ती में परेशान करने की कोशिश करता है, जबकि इतने सारे बैटल लड़ चुका है और सारे के सारे बैटलों में मुँह की खानी पड़ी है। ठीक है, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट
लगभग सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बार मैं सारी कहानी आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने अभी यहाँ पर जो डिस्प्यूट पड़े हैं ये क्या क्या है, जिससे फिर हम लोग आगे चले। देखो, भारत पाकिस्तान के बीच 23 किलोमीटर की सीमा लगती है। राज्य आप सबको याद है कि गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। तो सर्किल डिस्प्यूट किस किस के बीच है, आपसे कोई पूछेगा आप बता देंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, तो रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट भी भारत और पाकिस्तान। LOC, ठीक है, LOC किस किस के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान, कब आई, 1947। रेड क्लिफ लाइन किसकी बाउंड्री बनाती है, इंडिया पाकिस्तान की, कब आई, 1947, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, इंडस रिवर ट्रीटी, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, हम इन सारी लड़ाइयों को यहाँ पर जीत चुके हैं, ठीक है। समझिए, सरक्रीक कहाँ है सर, गुजरात में है। पाकिस्तान का ये दावा है कि हमारी है, भारत अपनी तो सीमा आपको देखने को मिली जाती है, इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो कच्छ का रण विवाद है, कच्छ के रण के साथ दिक्कत क्या है सर, ये सॉल्ट और टूरिज्म के कारण इस पे अपना फोकस करते हैं, ठीक है। 1968 में इसमें समझौता हुआ, 10% भाग हमने पाकिस्तान को दिया, बाकी 90% अपने पास, ठीक है। फिर ये पीओके वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ये सियाचिन ग्लेशियर वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। और फिर इनके बीच में क्या क्या आपके पास चल रहा है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी भी हमने पढ़ी, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं ये भी आपको मैंने समझा दिया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, शायद आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम लोग फिर आगे की कहानी को समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इन बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि ये दो ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे कुछ ना कुछ विवाद चलते रहते हैं, और पिछले कुछ सालों में ये जो विवाद हैं, ये विवादों की संख्या काफ़ी बढ़ भी गई है, हम इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि जो चाइना है, इस चाइना के साथ कहाँ हमारा बॉर्डर लगता है, किधर बॉर्डर लगता है। तो बच्चा पार्टी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इस साइड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं ये पूरी कहानी। इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देखते हुए आएंगे तो इधर ये उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ तक। और फिर देखिए, ये जो बॉर्डर है बच्चा, ये बॉर्डर तो आपके पास नेपाल से शेयर होता है, पूरा नेपाल, ठीक है, ये सिक्किम आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये बॉर्डर आपके पास भूटान से, ठीक है। लेकिन ये जो बॉर्डर है ना बच्चा, ये हम लोग चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो बॉर्डर है हम लोग चाइना के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये वाला जो बॉर्डर है हम लोग चाइना के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं। तो इतना आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि चाइना हमारा कहाँ पर है सर, चाइना आपके पास ये है। अच्छा, एक बात, आपने कभी हिस्ट्री को पढ़ा होगा या जियोग्राफी को पढ़ा होगा तो एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगी कि अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ ये वाला जो रीजन है ना सर, ये वाला रीजन, इधर इधर ही हम लोग चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। ये वाला क्षेत्र है जो बेसिकली ये तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। ये जो तिब्बत है, इस तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर होता था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ऑफिशियली 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और तिब्बत पे कब्जा किया तो फिर ये बॉर्डर अब इंडिया और चाइना के बीच लगने लगा है। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राष्ट्र, ठीक है। अच्छा देखिए, जो चाइना है, चाइना, चाइना, तो भारत और चाइना के बीच में कितना बॉर्डर शेयर है। अगर हम बॉर्डर शेयर की बात करते हैं, बाउंड्री की बात करेंगे, तो पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो बाउंड्री है सर, ये आपको देखने को मिल जाती है 3488 किलोमीटर। कितने किलोमीटर सर, 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। बाउंड्री किस प्रकार की है सर, देखिए, एक तो हम नेचुरल बाउंड्री भी शेयर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या भारत और चाइना के बीच में प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री शेयर होती है, यस बिल्कुल होती है, हिमालय। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या यहाँ पर कोई मैन मेड बाउंड्री भी है, क्या यहाँ पर कोई मानव निर्मित सीमा भी है, यस सर बिल्कुल है। कौन सी लाइन है, एक लाइन के बारे में अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेक मोहन लाइन, मेक मोहन लाइन, ये क्या करती है, ये इंडिया
और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत और चाइना के बीच में जो रेखा बाउंड्री बनाती है, जो लाइन बाउंड्री बनाती है, वो मैकमोहन है। ये जो मैकमोहन लाइन है सर, ये कब तैयार की गई थी? तो आप सब लोग जानते हैं कि 1914 में एक समिट हुई आपके पास, जिसे आप लोग जानते हैं शिमला समिट के तौर पर। और इस शिमला समिट का ही परिणाम है आपके पास मैकमोहन। सिरिल मैकमोहन करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, सिरिल मैकमोहन, और इन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया। अब एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अगर हम मैकमोहन लाइन की बात करते हैं तो ये बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में होना चाहिए, लेकिन तिब्बत पर जो कब्जा है, ये कंट्रोल है, ये चाइना का है 1959 से। इसीलिए मैकमोहन लाइन को हम इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन के नाम से जानते हैं, सीमा रेखा के नाम से आपके पास जानी जाती है मैकमोहन लाइन। इसका निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण किया गया 1914 में। देखिए, एक तो हमारा ये लद्दाख है, लद्दाख, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। 1 2 3 ये कनेक्ट होते हैं। चौथे नंबर पर आपका जो सिक्किम है, ये सिक्किम कनेक्ट होता है, और पांचवें नंबर पर आपके पास है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या करता है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। करेंटली आपसे कोई पूछ सकता है तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो बाउंड्री है, ये मैक्सिमम बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ही शेयर की जाती है। किसके साथ? चाइना के साथ में। ठीक है भाई। तो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच। ये कब बनी? तो ये बनी 1914 में। ये बनी कैसे? इसकी भी अपनी एक कहानी है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। ये क्या कहानी है सर? अपन इसको एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, 1906 1906 की घटना है। इस 1906 में ये जो नेपाल है और ये तिब्बत है, इसके बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, नेपाल और तिब्बत के बीच में लड़ाई होती है। नेपाल बहुत शक्तिशाली हुआ करता था दैट टाइम, पावरफुल नेशन, पावरफुल। और ये तिब्बत को कभी भी परेशान करता रहता था, कभी भी परेशान करता रहता था। तिब्बत ने चाइना से हेल्प मांगी, तिब्बत ने चाइना से हेल्प मांगी, और चाइना ने जब तिब्बत की हेल्प की, तो जो चाइना है, ये चाइना नेपाल से बोला कि भाई देखो, अब यहाँ की सुरक्षा हमारे पास है, अगर आपने ज़्यादा परेशानी की ना तो फिर इसको आपको ही भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं जो नेपाल इतना छोटा देश है, ये 1906 के आसपास इतना शक्तिशाली था, ये तिब्बत को कभी भी पीट देता था। ये तिब्बत है, इस तिब्बत की कभी भी आपके पास कुटाई कर देता था। 1906 में चाइना के एक रूलर हुआ करते थे मांचू। ठीक है, मांचू डायनेस्टी के शासक हुआ करते थे। इनका रूल आया, जब तिब्बत इनके पास गया तो मांचू कहता है भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, हम आपकी सुरक्षा को संभालेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो मांचू शासक हैं 1912 एडी में 1912 एडी में इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही इनकी डेथ हुई, नेपाल फिर एक्टिव हो गया। नेपाल कहता है अरे तिब्बत इधर आओ, बहुत दिनों तक तुमने मजे कर लिए, अब फिर हम आपको परेशान करेंगे। जैसे ही नेपाल ने तिब्बत को फिर से परेशान करना स्टार्ट किया, वैसे ही अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेज कहते हैं नेपाल भाई शांत रहो, अब हम हैं, हम सब कुछ देख लेंगे। तो 1912 में जैसे ही डेथ होती है तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स आपके एक्टिव हो जाते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं 1914 में, 1914 में एक समिट बुलाते हैं विच इज़ नॉन एज शिमला समिट। अब देखिए इस शिमला समिट में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। इसमें तिब्बत तो आएगा ही आएगा सर, तिब्बत को आना है, तिब्बत के साथ में इंडिया को आना है क्योंकि इंडिया और तिब्बत के बीच में बॉर्डर है। और फिर हमने नेपाल को बुलाया। तो जो आपके अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों ने क्या किया, दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक कर दिया आपके पास ऊपर वाला हिस्सा तिब्बत का, एक नीचे वाला अंग्रेजों ने खुद रख लिया, ऊपर वाला चाइना को दे दिया। तो 1914 में शिमला समिट के बाद ये लाइन आपके पास डिसाइड हुई, दिस इज योर मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है? अब आपको याद रखना है कि बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ करती थी, पर अब इंडिया और चाइना के बीच में। जब सब कुछ आपके पास घटित हो गया तो फिर 1959
1959 में चाइना ने ऑफिशियली तिब्बत को अपना हिस्सा बना दिया, तिब्बत को अपना हिस्सा बना दिया। और इसी समय यहाँ से जो दलाई लामा है, ये दलाई लामा इंडिया आ गए 1959 में, और इन दलाई लामा को भारत ने शरण दी। और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जिसे आप लोग सीओके के नाम से जानते हैं, सीओके, जो 1962 में चाइना अपने पास लेके चला गया, उसके पीछे वजह यही है कि जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो वहाँ के जो धर्म गुरु थे दलाई लामा, ये भारत आते हैं, भारत इनको शरण देता है। यही बात चाइना को बुरा लग जाती है और इसी के आधार पर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और वो युद्ध के बाद हमको एक बहुत सारा एरिया फिर खोना पड़ता है, जो कि आपका सीओके के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। कौन कौन से राज्य सीमा टच करते हैं? अरुणाचल प्रदेश करेगा, इधर सिक्किम करेगा, फिर हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। देखिए, अगर हम लोग इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिवाइड करते हैं तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है सर, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आप इसमें 3 चीज़ें या 3 इसके क्षेत्र डिसाइड कर सकते हैं। देखो बच्चा, एक तो ये है, एक ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है जो लद्दाख आपके पास कनेक्ट होता है। लद्दाख आप कहेंगे कि ये एक क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लद्दाख वाला। फिर एक ये मिडिल वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, मिडिल वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और एक आपको ये ईस्टर्न रीजन देखने को मिल जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ईस्टर्न पार्ट। यहाँ भी देखो 2-3 चीज़ें। एक तो आपने बहुत डिस्प्यूट सुना होगा, डोकलाम, ठीक है। डोकलाम विवाद बहुत चला था काफ़ी लंबे समय तक, इसके बारे में आपने चर्चा सुनी होगी। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जो इसका पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, ये बेसिकली नेफा के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया नेफा। और यहीं पर एक जगह है आपके पास तवांग, ठीक है, तवांग वैली। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग एरिया है, चाइना इस पे दावा करता है कि भैया ये हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, और यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। चाइना का कहना ये है कि जो मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी वो एक्चुअल में नेफा के नीचे सी थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया ऊपर आता था, और ऊपर आता है मतलब चाइना का हिस्सा है, जबकि भारत कहता है भाई नेफा पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। जो चाइना है, ये चाइना इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? आप खुद बताइए। इस चाइना ने इस सीओके पे कब्जा किया हुआ है, या आपके पास जो तवांग वाला रीजन है, या अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, या फिर ये गलवान सॉरी ये डोकलाम वाला रीजन है, चाइना यहाँ पर क्यों परेशान हो रहा है? इतना बड़ा देश है, और इतना बड़ा देश भारत के इन छोटे छोटे हिस्सों के लिए इतना परेशान हो रहा है। बच्चा, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए कि भाई देखो, एक तो पश्चिमी क्षेत्र है, या आप इसको कह सकते हैं एक मिडिल वाला, एक पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर सीओके आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर तो पासेस हैं, पासेस जब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तब छोटे मोटे डिस्प्यूट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भूटान वाला रीजन है, सिक्किम, भूटान और चाइना का जो आपके पास ट्राई एयर जंक्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ डोकलाम विवाद हो गया था। डोकलाम विवाद बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में नहीं था, चाइना और भूटान के बीच में था। लेकिन आपको पता है कि भूटान की जो सिक्योरिटी है ये इंडिया के ऊपर है, इंडिया ने प्रॉमिस किए हुए हैं, हमारे अलाइनमेंट है इनके साथ। तो इसीलिए भारत को फिर डिपेंड करना पड़ा कि भाई अगर आप यहाँ आ जाओगे तो फिर ये बात देखो बच्चा, जो पूर्वी क्षेत्र है ना, इस विवाद की सबसे बड़ी जगह है बेटा ये वाली चीज़, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है सर? इसको आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग जानते हैं चिकन नेक के नाम से, चिकन नेक। और ये चिकन नेक अगर इसको ऐसे रोक दिया जाए, अगर इसको ऐसे रोक दिया जाए तो जो भारत है, इस भारत का नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरीके से कब्जा हट जाएगा। तो चाइना की कोशिश यही रहती है वो कैसे भी करके यहाँ आता रहे, यहाँ पे कब्जा कर ले, जिससे वो चिकन नेक को तोड़ सके और इस पूरे हिस्से पे वो कब्जा कर सके। ठीक है भाई, तो भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, आप इस बॉर्डर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को 3 कैटेगरी सर कैसे? देखिए, एक हम लोग कह सकते हैं सर पश्चिमी। पश्चिमी मतलब ये नहीं कि आप गुजरात चले गए, पश्चिमी मतलब ऊपर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, ये लद्दाख। तो लद्दाख में आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी दिक्कतें हैं। सीओके चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर उन्होंने 1962 में कब्जा किया हुआ था। मिडिल सेक्टर की बात करते हैं, मिडिल। तो जो मिडिल रीजन है, यहाँ पर 2 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, एक हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाता है, दूसरा उत्तराखंड। तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, पासेस को लेकर होते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तब। और एक आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड क्यों है? देखिए,
एक तो पिछले काफ़ी समय से डोकलाम, लास्ट ईयर आपने देखा होगा डोकलाम डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। और एक हम लोग बात करते हैं नेफा। जो नेफा वाला रीजन है इसको चाइना कहता है भाई ये हमारा हिस्सा है। और यहीं आप लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, इसको वो अपना हमेशा दावा ठोकता रहता है। तो चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूट 3 जगह है। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना लद्दाख वाला रीजन, यहाँ पर सीओके पे कब्जा इन्होंने कर लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने देखे होंगे कि यहाँ पर और सारे डिस्प्यूट आपके पास स्टार्ट होने लगे हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा नुब्रा वैली, ठीक है, जो नुब्रा वैली डिस्प्यूट है इसके बारे में आपने बार बार सुना होगा, ठीक है। जो आपकी तांगसो लेक है, इस तांगसो लेक को लेकर आपने डिस्प्यूट सुना होगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे फिंगर स्प्रिंग को लेकर आपने सुना होगा, ठीक है, गलवान वैली डिस्प्यूट। ये इस वाले रीजन में डिस्प्यूट लगातार हो रहे हैं, इस वाले रीजन में डिस्प्यूट लगातार हो रहे हैं। रीज़न क्या है सर? इसके पीछे रीजन है कि देखो ये जो सीओके वाला एरिया है ना, अक्साई चिन्ह आप इसको बोलते हैं, इस अक्साई चिन्ह में, इस अक्साई चिन्ह वाले रीजन में चाइना पिछले काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। चाइना ने यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया है और चाइना यहाँ पर रूट्स बना चुका है। रूट्स क्यों बना चुका है? कि भाई अगर कभी इंडिया के साथ लड़ाई होगी तो हम बहुत जल्दी आर्मी को डिप्लॉय कर लेंगे, बहुत जल्दी वेपन डिप्लॉय कर देंगे, बहुत जल्दी मिसाइल डिप्लॉय कर लेंगे। अभी पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया ये भी इंडिया वाला जो रीजन है इस क्षेत्र में रोड्स बनाने लगा हुआ है, रोड्स बना रहा है जिन्हें आप लोग नेशनल हाईवे के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोड्स बनाए जा रहे हैं बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। ये काफ़ी सारी सड़कें बना रहा है। अब समझिए चाइना ने अपने क्षेत्र में सड़कें बनाई, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें पता ही नहीं चला, हमने उसको डिपेंड नहीं किया। लेकिन जैसे ही चाइना को पता चला कि इंडिया अपने वाले क्षेत्र में सड़कें बनाने लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, तो चाइना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब सड़क बन जाएगी तो आर्मी डिप्लॉय करने में, जो वेपन्स होते हैं, जो मिसाइलें होती हैं, उनको डिप्लॉय करने में कितना सा समय लगेगा। जब कभी लड़ाई होगी तो भारत बहुत ईजिली पहुंच जाएगा। देखो चाइना ने सड़कें बना ली, इंडिया के पास सड़कें थी नहीं, अगर लड़ाई होती तो चाइना बहुत जल्दी आर्मी भेज देता, हम नहीं भेज पाते। तो हमने जब सड़कों का निर्माण यहाँ पर शुरू किया तो चाइना के द्वारा, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो तांगसो लेक हो, या फिर हम लोग फिंगर स्प्रिंग की हम बात करते हैं, ये सारे के सारे विवाद इसीलिए क्रिएट हुए क्योंकि चाइना इंडिया पर प्रेशर डालना चाहता है कि भाई आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए, कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, ठीक है भाई। इसके पीछे रीजन ये है कि चाइना को हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये वाला क्षेत्र अगर मुझे मिल जाए, पूर्वी क्षेत्र, चाहे बोले वो डोकलाम वाला हिस्सा हो, डोकलाम या तवांग वाला। देखो यहाँ पर आके चाइना करना क्या चाहता है, एक जगह है चिकन नेक, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, एक जगह है चिकन नेक, ठीक है। और जो चिकन नेक है ना, ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है इंडिया को, जो रेस्ट ऑफ इंडिया है इस इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से, पूर्व उत्तर भारत से कनेक्ट करती है। चाइना चाहता है मैं इस पर कब्जा कर लूँ, और इस पर कब्जा कर लेंगे तो पूरी कनेक्टिविटी, देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत होती है, सामरिक महत्व बहुत होता है किसी भी क्षेत्र का, इसीलिए कोई देश लड़ता रहते हैं, लड़ते रहते हैं भाई हमको ये क्षेत्र यहाँ पर मिल जाए बस, ठीक है भाई। तो भारत चाइना बॉर्डर को आप लोग 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा बेटा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। एक छोटा सा मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ इस मैप को देखिएगा, और इसका जो पर्पज़ है ये बिल्कुल सिर्फ आपको एजुकेशन दिलाना है, सिर्फ आपको पढ़ाना है। देखो भाई समझो, अब आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है कि दोस्त जो, देखो ये पूरी कश्मीर की कहानी है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपके पास पूरा पीओके वाला रीजन है, पीओके, ठीक है, और इसमें ये एक गिलगिट है, सेकंड है बाल्टिस्तान, ये वो वाला रीजन है सक्षम वैली वाला, सक्षम वैली जो 1963 में 1963 में एक भारत की टेरिटरी। आप समझिए पाकिस्तान कितना नीच है, कितना दुष्ट है। एक तो हमारे क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है, ठीक है, कब्जा किया हुआ है, दूसरा हमारा कब्जा किया हुआ क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे दिया। एक तो उधार के कपड़े मांग कर लाए दोस्त से, और फिर वही आपने किसी दूसरे दोस्त को और दे दिए अपनी जबरदस्ती में वाहवाही करने के लिए। तो एक तो कब्जा कर लिया, ठीक है, मतलब अगर हम चाहें तो कभी भी इसको खाली करा सकते हैं, बट इंटरनेशनल प्रेशर ये सारी चीज़ों को देखते हुए शायद कहीं ना कहीं हम लोग बैक होते हैं। लेकिन ये हिस्सा इसने पाकिस्तान ने जब चाइना को गिफ्ट किया, ये बहुत गलत है, ये इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए कभी भी। यार हमारे क्षेत्र पे आपने इलीगली कब्जा किया हुआ है, और आपने जो इतना सारा क्षेत्र है, ये इतना सारा क्षेत्र है आपने ये पूरा का पूरा दे दिया, किसको दे दिया सर, ये दे दिया, गिफ्ट कर दिया इन्होंने, किसको, चाइना को, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना बच्चा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये लाइन है आपके पास LOC, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली जो लाइन आपको दिखाई देगी ना बच्चा, ये आपके पास है LOC, ध्यान रख लेना,
LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है बेटा, ये आज़ाद कश्मीर है, ये POK वाला है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना बच्चा, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है LAC। इनसे कई बार सवाल बनते हैं कि भाई जो LOC है ये किसके बीच में है, LAC किसके बीच में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये आई कब सर, 1962 के वॉर के बाद, ठीक है। देखिए, तो ये आप पेट्रोल .14 ये देख लीजिए आप लोग, ये वाला है .14। गलवान वैली ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर गलवान वैली, ठीक है। पेंगोंग सो लेक ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपके पास सियोक रिवर वैली है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस पे लगातार डिस्प्यूट हो रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर वाला एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, और दैट इज योर नुब्रा वैली। भारत ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक सड़क बना दी। भारत ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक सड़क बना दी। चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने लगा रहता है। चाइना इस वाले रीजन में कुछ ना कुछ करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, क्योंकि उसको पता है जब भी लड़ाई होगी हम भारत पे बहुत ईजिली आपके पास क्या कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये COK, और ये 1962 के समय पर इससे कब्जा कर लिया था चाइना ने, और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है, ये जम्मू कश्मीर है, दैट इज योर जोजिला पास एंड दैट इज योर कारगिल रीजन। कारगिल 1998 की लड़ाई आपके पास यहीं पर हुई थी, आप इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, ये डेमचोक रीजन है, डेमचोक, जहाँ पर भी हम कभी कभार छोटी मोटी आपको डिस्प्यूट देखने को मिल जाएंगे इंडिया और चाइना के बीच में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जितना मैप वाला मामला था, ये सारा मैप वाला कहानी आपके क्लियर है, आप समझ गए कि भारत और चाइना के बीच में कौन कौन सी लड़ाई चल रही है, कौन कौन से जो देश हैं इनके बीच में सारी कहानी आपको देखने को मिलती है, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले हम सीमा रेखा की बात करते हैं, बाउंड्री लाइन की बात करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप सारे बच्चों को बाउंड्री लाइन तो बहुत अच्छे से याद हो गई है कि सर बाउंड्री लाइन क्या है, क्या है बाउंड्री लाइन बच्चा, बताएं आप लोग जरा, मुझे नाम लें। बाउंड्री लाइन को हम लोग जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज मेक मोहन। और ये कई बार पूछे भी जाते हैं कि भाई मेक मोहन लाइन किस किस के बीच में सीमा बनाती है। मेक मोहन बनाती है भारत, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। कब ये बनी, तो ये बनी है आपके पास 1914 की जो शिमला समिट है, इस शिमला समिट में। और बनी कैसे, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो तिब्बत है, इस तिब्बत और नेपाल के बीच में लड़ाई होती रहती थी। नेपाल तिब्बत को कभी भी कूटता रहता था, तिब्बत ने चाइना से हेल्प मांगी, चाइना आया, फिर शासक की डेथ हो जाती है, फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज एक लाइन बना देते हैं, दैट इज योर मेक मोहन लाइन, ठीक है। तो मेक मोहन लाइन वाली कहानी शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो, फिर हम लोग बात करते हैं सर अक्साई चिन्ह। अक्साई चिन्ह कि सर ये अक्साई चिन्ह क्या है बेटी, अगर हम लोग अक्साई चिन्ह की बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड इन लद्दाख। जो लद्दाख है, इस लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का पूर्वी भाग देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे कब कंट्रोल आता है चाइना का, तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, एक ही ऐसा वॉर है जिस वॉर को हम शायद कभी याद नहीं करना चाहते। चाइना ने, ठीक है, हमसे पहले दोस्ती की, ठीक है, आप समझेंगे। 1954 बच्चा, 1954 हम पूरी अभी बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए कि अक्साई चिन्ह कहाँ पर है सर, लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के पूर्वी भाग में अवस्थित है। 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो सीज फायर लाइन आपके पास है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो बाउंड्री मैकमोहन 1914 में, और फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका जो हिंदी है वो फुल फॉर्म है चाइना ऑक्यूपाइड, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। हमारे कश्मीर को लेकर बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह याद रहेगा सर, कहाँ पर है, कैसे आपके पास ये अस्तित्व में आया, ये सारी कहानी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब देखो पेंगोंग, जो सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर चलता है वो है पेंगोंग। तो
लेक, पेंगोंग सो लेक, समझिएगा, पेंगोंग सो लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है? अगर आपसे कोई पूछ सकता है सर वेयर इज पेंगोंग सो लेक, तो इसकी जो लोकेशन है बच्चा, जो लोकेशन है वो है बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। हम लोग देखो पीछे आते हैं मैप में, मैप पे चलते हैं। ये एक मैं सारा क्लीन कर देता हूँ बच्चा, सब कुछ आपको क्लीन कर देता हूँ जिससे बहुत क्लियर विजिबल हो, आपको बहुत क्लियर विजिबल हो। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पॉइंट, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग सो लेक है, ध्यान रखिएगा, पेंगोंग सो लेक। अब देखो ये जो पेंगोंग सो लेक है भाई, ये एक लेक है, लेक, लेक मतलब क्या है सर, यहाँ पर आपके पास वाटर होगा, वाटर, ये वाटर आ कहाँ से रहा होगा, तो इसका जो सोर्स होगा बच्चा वो क्या होगा, ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर। ये वाटर है, यहाँ पर पानी है, और ये लेक कैसी है सर, एक इनलैंड लेक है। आप बता सकते हैं कि ये एक इनलैंड वाटर लेक है, मतलब इसका जो पानी है वो कहीं बाहर नहीं निकलता है, यहीं पर आपके पास रहता है। और ग्लेशियर से पानी आने के बाद भी इस लेक का जो वाटर है सर वो आपके पास सैलाइन है, यहाँ पर खारा पानी पूछा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो पेंगोंग सो लेक है ये कैसी है, ये फ्रेश वाटर है या सैलाइन वाटर लेक है, ये सैलाइन वाटर लेक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो पेंगोंग सो लेक है ना, ये हाईएस्ट, आपसे कोई पूछ सकता है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट सैलाइन वाटर लेक, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अवस्थित खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वो पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग सो लेक है, ध्यान रखिए बच्चे समझते हैं। देखो पेंगोंग सो लेक ये है बच्चा, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। अब ये अगर झील है, अगर झील है और बॉर्डर पर है, तो दोनों देश यहाँ पर पेट्रोलिंग करते होंगे, दोनों देश पेट्रोलिंग करेंगे। पेट्रोलिंग किससे करेंगे, आप सब लोग जानते हैं, बोट से पेट्रोलिंग करते हैं, बोट से। तो अब चाइना को ऐसा लगता है कि भारत यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ये कभी भी इस एरिया को ले सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ ये पेट्रोलिंग के दौरान आपके पास डिस्प्यूट हुए, इस पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पर आपके पास बेटा क्या होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में है क्या, जो पेंगोंग सो लेक है ना, इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर स्प्रिंग, एक आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में था अभी कि फिंगर स्प्रिंग। ये फिंगर स्प्रिंग क्या है, फिंगर स्प्रिंग ये वो पॉइंट है जहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो पेंगोंग सो लेक में हमने 8 फिंगर स्प्रिंग बनाए हुए हैं, मैं इनको नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये यहाँ तक की जो स्थिति है ना सर, यहाँ तक की जो स्थिति है ये इंडियन रीजन में, ये कहाँ पर है सर, ये इंडियन रीजन में है, इंडियन। और ये वाला जो क्षेत्र है ना सर, ये चाइना ऑक्यूपाइड है, COK है। लेकिन अब समझना, भारत क्या बोलता है, भारत बोलेगा भाई ये यहाँ तक है, इंडिया के अकॉर्डिंग जो बाउंड्री है ना सर वो ये है, और चाइना कहता है भैया बाउंड्री ये है। मतलब चाइना इस तरफ बताता है और भारत जो एक्चुअल है वही बताएगा, भाई एरिया तो पूरा हमारा है ना, हमारा है, तुमने कब्जा किया हुआ है, कभी भगा देंगे। अभी हमारा उतना फोकस नहीं है लेकिन एक दिन तो भगा ही देंगे ना। तो चाइना कहता है यार ये इधर से बाउंड्री मानो, इंडिया कहता है ये वाली बाउंड्री, इसीलिए लोग यहाँ पर लड़ते रहते हैं, यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। कई बार आप लोग देखेंगे कि झड़प हो जाएगी सेनाओं के बीच में, ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और बोट से यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो पेंगोंग सो लेक कहाँ पर अवस्थित है, आपसे कोई पूछेगा आप बता देंगे सर ये बॉर्डर पर है, किसके बॉर्डर पर है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। इसमें वाटर का सोर्स क्या है बच्चा, तो इसमें सोर्स है ग्लेशियर। ये कैसी लेक है, ये आपके पास एक सैलाइन लेक है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है, आप इस बात पे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इस लेक की मैं आपसे बात करता हूँ, इस लेक की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बच्चा 40%, ठीक है, 40% जो हिस्सा है ये इंडिया के पास है। आपसे कोई पूछ सकता है कि इंडिया के पास कितना है, तो 40% जो भाग है ये भारत में आता है, भारत में। और रिमेनिंग आपके पास जो 60% भाग है ये चला जाता है चाइना के पास। ये जाता है सर कहाँ पर, आपके पास चाइना के पास, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने अक्साई चीन के बारे में बात कर ली। यहाँ पर इनको परेशानी इसलिए होती है कि भारत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भारत यहाँ पर सड़क बना रहा है और ये चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करे नहीं। और जो पेंगोंग सो लेक है इसके पीछे रीजन क्या है कि ये बॉर्डर पर है, और यूएनसी क्या कहता है कि भाई
जहाँ भी कोई भी स्ट्रक्चर बॉर्डर पर है, दोनों देशों का अधिकार होगा। हमने सीमा भी डिवाइड कर रखी है। लेकिन चाइना की आदत है थोड़ा 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 करके अपना आर्मी बेस आगे खिसकाता रहता है, खिसकाता रहता है। अब इसने कोशिश की तो भारत ने इनको कई बार रिटाइलेट किया, भारत ने कई बार इसका जवाब दिया, और यही एक डिस्प्यूट के पीछे वजह है कि भाई आप हमको जवाब क्यों दे रहे हो। पहले आप जैसे सुनते रहते थे वैसे आप हमसे सुनते रहिए, ठीक है भाई। तो पेंगोंग सो लेक आप लोग याद रख लेंगे, अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछेगा, ठीक है, याद रख लेंगे। इसमें शायद आप लोग कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा जो विवाद है बच्चा, ये आपके पास है गलवान वैली। देखिए, अब आप समझिए, गलवान वैली को बहुत अच्छे से समझिए। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये गलवान वैली आपको दिखाई दे रहा होगा, गलवान वैली। गलवान वैली को मैं लेके जाता हूँ सर यहाँ पर, ये वाला रीजन है गलवान वैली, गलवान वैली, ठीक है। गलवान, गलवान आपके पास एक रिवर है, ठीक है। गलवान आपके पास एक रिवर है, एक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी की एक सहायक नदी है आपके पास स्योक, और ये जाके मिलती है किसमें, आपके इंडस में, ठीक है, इंडस में। इधर से आके मिलती है आपके पास एक नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर भी इसी में आके मिलती है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो नदियां है ना सर, ये इंडस की सहायक नदियां हैं। तो आप समझिएगा, जो गलवान वैली है, इस गलवान वैली में जो गलवान घाटी है, मतलब जो गलवान नदी है उसकी घाटी है, यहाँ पर भी पेट्रोलिंग होती है। देखिए, ये भी आपके पास एक बॉर्डर एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज ऑल्सो अ बॉर्डर एरिया। तो यहाँ पर भी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। तो चाइना की वही आदत है, ये धीरे 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 इधर खिसकने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी कई बार आपको झड़प देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको कई बार झड़प देखने को मिलेगी, भारत और जो चाइना है, इस भारत और चाइना के बीच में, ठीक है भाई, भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। तो एक तो अक्साई चीन आपको देखने को मिलेगा, अक्साई चीन के साथ में पेंगोंग सो लेक आपको देखने को मिल जाती है, गलवान वैली आपको देखने को मिल जाती है, और आपने देखा होगा तवांग रीजन, तवांग एंड डोकलाम, यहाँ पर भी काफ़ी सारे विवाद हैं भारत और चाइना के बीच में। डोकलाम में भी लड़ाई हुई भूटान के कारण, तवांग क्षेत्र पर हमारी सैनिकों के बीच में झड़प आपके पास हो ही जाती है। तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं इंडिया और चाइना के बीच में। इसी के साथ में एक लड़ाई और है, आपने अगर देखी हो तो, विच इज़ योर ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद, ब्रह्मपुत्रा रिवर डिस्प्यूट। अब सारे बच्चे जानते हैं कि जो चोमा यंगडंग ग्लेशियर है, इस चोमा यंगडंग ग्लेशियर से हमारी एक नदी है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है, ओरिजिन। अब ब्रह्मपुत्र क्या है कि मोस्टली जो रीजन है ये चाइना में फ्लो करती है, चाइना में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में आती हुई फिर ये इंडिया आती है। तो जो चाइना है, ये चाइना क्या करता रहता है, इस पे कहीं भी डैम बनाता रहता है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन आपके पास कर रहा होता है। और यही एक दिक्कत वाली बात है कि भाई अगर आप इस पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर दोगे, इतने सारे डैम बना दोगे, तो हमें कैसे पानी यहाँ पर मिल पाएगा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर भी हमारे बीच में डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाता है। अभी हमने चाइनीज़ ऐप पर भी बैन लगा दिया था, तो ये भी एक विवाद का कारण आपके पास बन गया है। तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं इंडिया और चाइना के बीच में। देखो, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें बच्चा, इनके बीच में एक जबरदस्ती की लड़ाई है, इंडिया और चाइना। आप समझिए, इनका कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त एक्चुअल में हुआ करते थे, एक्चुअल में हुआ करते थे। कहानी बड़ी सिंपल सी है, क्या है, 1947 में, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ। और इसके जस्ट 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, 1949, 1949 में जो चाइना है, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। यहाँ पर भी आपके पास जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। 2 साल का आपके पास अंतर है। हम दोनों के बीच में काफ़ी बढ़िया रिलेशन थे। जैसे आपने एक बात देखी होगी कि जो यूएन की मेंबरशिप है, ये यूएन मेंबरशिप हमेशा इंडिया को ऑफर की जाती थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया, माननीय पंडित नेहरू ने चाइना को इसका मेंबर कि भाई आप चाइना को बना दीजिए, हम अभी इतने कैपेबल नहीं है, और हम तो दोनों वैसे भी आपके पास दोस्त हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। 1947 से लेके 1962, 1947 से लेके 1962 तक हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। बड़े नारे चलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। इवन हम लोगों ने 1954 में, 1954 में एक अग्रीमेंट भी साइन किया था, विच इज़ नॉन एज पंचशील, पंचशील एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, पंचशील, पंचशील समझौता। इस पंचशील समझौता में 3 देश पार्टिसिपेट किए थे। एक साइड आपके पास चाइना है, चाइना, फिर तिब्बत आ जाता है, तिब्बत,
और फिर आपको देखने को मिल जाता है इंडिया। इन लोगों ने साइन किया कि हम एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे, हम अपने बीच में व्यापार को बढ़ावा देंगे। भारत पे कोई अटैक करता है तो चाइना उसका साथ देगा, और चाइना पे कोई अटैक करता है तो भारत इसका साथ देगा। इस तरीके से 5 ऐसे अग्रीमेंट थे जिन पे इन्होंने साइन किए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको सॉल्व नहीं कर पाए, वो था बॉर्डर डिस्प्यूट। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसको पटेल जी के बीच में इसको लेकर बड़ा डिस्प्यूट होता था कि भाई बॉर्डर का तो समाधान कम से कम कर लीजिए, पर नहीं करते थे। 1959 में एक छोटी सी घटना हो जाती है। 1959 में विश्व पटल पर बहुत बड़ी और चाइना के हिसाब से बहुत छोटी सी घटना, उसने कुछ नहीं किया। चाइना क्या करता है, जो तिब्बत है इस तिब्बत पर ऑफिशियली कब्जा कर लेता है कि भाई ये हमारा क्षेत्र है। और यहाँ के जो गुरु हुआ करते थे, तिब्बत में बौद्ध लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, दलाई दलाई लामा, ये दलाई लामा भारत आ जाते हैं। भारत तो अपने आप को एक शांति प्रिय देश मानता था, तो भारत ने इनको शरण दे दी। और जब भारत ने शरण दी तो यही चीज़ चाइना को बुरा लगा और चाइना ने कुछ बोला नहीं। लेकिन चाइना ने 1962 में भारत पर अटैक कर दिया। और ये जो अटैक हुआ, इस अटैक में मतलब हमने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने सारे हमने युद्ध लड़े हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग याद नहीं करना चाहते, जिससे हम लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति हुई थी इस युद्ध में हमारे सैनिकों की, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। चाइना प्रिपरेशन कर रहा था काफ़ी टाइम से, और उसके कारण हमें बहुत सारा लॉस भी होता है, सीओ के हमारा चला जाता है। तो आप देखेंगे इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं, आप इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और देश के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश समझने की कोशिश करिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में 40-96 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। 40-96 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। और आपसे कोई पूछ सकता है कि लार्जेस्ट शेयरिंग है, ये सबसे ज़्यादा हमारी सबसे ज़्यादा किसी से सीमा टच होती है तो बच्चा वो है आपके पास बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा इसी से टच होती है बांग्लादेश से। ठीक है भाई, एक राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 साइट कवर है, 3 साइट कवर्ड बाय बांग्लादेश। ठीक है, त्रिपुरा। फिर हम लोग बात करते हैं मेघालय, जो मेघालय है ये मेघालय, देन आसाम एंड मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, मिजोरम, ये सारे के सारे राज्य हैं जो बांग्लादेश से आपके पास टच हो रहे होते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, एक क्लियर विजन आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत है। अच्छा, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ सारी कहानी। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझने की कोशिश करिएगा। ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र जिसको हम लोग रेड कलर में यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे लिए क्या है सर, बांग्लादेश है। ठीक है, ये वाला रीजन बांग्लादेश। अब देखिए, एक तो ये वेस्ट बंगाल है, ये टच कर रहा है वेस्ट बंगाल। इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आसाम, फिर ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, और फिर ये आपके पास आसाम। एक राज्य ऐसा है आसाम जो 2 बार है ना, 2 टाइम्स इसकी बाउंड्री को टच करता है, 2 बार इससे कनेक्ट होता है। त्रिपुरा ऐसा है जो 3 साइड इसकी कवर है बांग्लादेश से। वेस्ट बंगाल सर्वाधिक सीमा शेयर करता है। बांग्लादेश की शुरुआत कैसे हुई? अब सारे बच्चे जानते हैं कि बांग्लादेश जैसी कुछ व्यवस्था तो पहले आपको देखने को मिलती नहीं थी। ठीक है, पहले कुछ हुआ नहीं, वो था नहीं बांग्लादेश। इसका इतिहास थोड़ा सा पुराना है, आपको जाना पड़ेगा 1905 में। 1905 का ब्रिटिश रूल आप लोग याद कीजिए। ब्रिटिशर ने 1905 में क्या किया, जो बंगाल वाला रीजन हुआ करता था, ठीक है, जिसे हम लोग बंगाल क्षेत्र बोला करते थे, इस बंगाल रीजन को डिवाइड कर दिया, इसके 2 हिस्से बना दिए। एक बना दिया वेस्ट बंगाल जहाँ पर हिंदुओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। एक बना दिया ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल जहाँ पर मुस्लिम्स की जो आबादी है ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास हुआ करती थी। ठीक है, 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े यहाँ पर कर दिए रिलीजन के आधार पर।
एक बना दिया वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर हिंदू आबादी अधिक थी। एक बना दिया पूर्वी बंगाल, यहाँ पर मुस्लिम आबादी अलग थी। और मुस्लिमों को भड़काया कि भाई भारत जो लोग है इसका मतलब हिंदू है, ये आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इनके पास कांग्रेस पार्टी है, इनके पास इतने सारे लीडर हैं, आपके पास कौन सी पार्टी है, आपके पास कौन से लीडर हैं, ये भड़काते हैं हमारे मुस्लिमों को। तो 1905 में इसका सेपरेशन कर दिया, इसका पार्टीशन कर दिया। और इसी कारण बस आप लोग देखते हैं कि 1906 में एक पार्टी आपके पास बन जाती है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, और यही मुस्लिम लीग फिर आगे जाके पाकिस्तान का बनने का आधार बनेगी। 1905 में इसका गठन कर दिया और 1911 में इसका विभाजन कर दिया। सॉरी, इसको हमने जो विभाजन था इसको रद्द कर दिया 1911 में। लेकिन ये विभाजन भले रद्द कर दिया बट ये बंटवारा तो हो गया ना, एक पश्चिमी, एक पूर्वी, एक मुस्लिम और एक आपके पास हिंदू बहुल एरिया। 1947 में, 1947 में जब आज़ादी हुई, भारत और पाकिस्तान बने, तो पाकिस्तान दो बने, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ये वाला जो रीजन है ना सर, ये वाला रीजन, ये ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, ये पूर्वी पाकिस्तान। और ये वाला जो रीजन है बच्चा, ये वेस्टर्न पाकिस्तान। 1947, 1947 से लेकर 1970 तक कहानी ठीक ठाक चलती रही। देखिए समझिए, यहाँ सरकार होती थी, यहाँ सब कुछ होता था, इन लोगों का शोषण किया जाता था, आर्मी बहुत ह्यूमिलेटेड करती थी, सिर्फ चुनाव के समय पर लोग पहुंचते थे। ठीक है, 1970 की अगर हम लोग बात करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह कर दिया और यहाँ पर भारत की सहायता से एक युद्ध हो जाता है 1971 में, जैसे हम लोग इंडिया पाक वॉर के नाम से जानते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो पूर्वी पाकिस्तान था ये टूटकर बांग्लादेश बन जाता है। तो बांग्लादेश पहले नहीं था, लेकिन बांग्लादेश कब आया सर? 1971 में। और 1971 में आया तो सर्वाधिक सीमा हमारी इससे ही लगती। हमारे बीच में विवाद क्या है सर? हमारे बीच में डिस्प्यूट, एक तो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, एक जो सुंदरबन है, ये सुंदरबन डेल्टा को लेकर लड़ाई होती है। फिर जो तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता और फैनी रिवर है। फिर हम लोग बात करते हैं जो NRC वगैरह हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसके कारण भी हमारे थोड़े से रिश्तों में आपको खटास देखने को मिल जाती है बांग्लादेश। और यहाँ पर चाइना का जो इंटरवेंशन है, ये चाइना इंटरवेंशन भी हम लोगों को परेशान करता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में वैसे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे विवाद आपको देखने को मिल जाते हैं। एक कहानी हमको क्लियर हुई कि भाई बांग्लादेश पहले नहीं था, 1971 में आया। और आया कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी आधारशिला कैसे रखी, ये भी आपको समझ में आ गया है कि अंग्रेजों ने ये वाला जो रीजन है बच्चे, देखो ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है ये, और ये इतना जो क्षेत्र है ना, ये पूरा एक हुआ करता था, एक। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है, यहाँ पर जो आंदोलन है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये बहुत चलते थे। राष्ट्रीय आंदोलन की जो आधारशिला रखी गई वो यहीं पर रखी गई। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम किया, इसको डिवाइड कर दिया, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर आपके पास ये बांग्लादेश बना। ठीक है, चलिए, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, क्या क्या विवादित क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हमारे बीच में कोई बाउंड्री है क्या? जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कोई बाउंड्री लाइन है क्या? देखो 1971, 1971 के पहले रेड क्लिफ लाइन हुआ करती थी, रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो अगर लाइन पूछी जाए तो बच्चा आज भी आप रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर बता सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन नहीं आती है तो आपसे कोई पूछ सकता है 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री लाइन आपसे कोई पूछेगा, वो भी यही है। या फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई 3 बीघा जो कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर, ये किसके बीच में है? तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये 3 ऐसे नाम हैं जो आपसे अगर कोई पूछ ले तो बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए। देखिए, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ करती थी, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो हम लोग रेड क्लिफ को नहीं कह सकते। 0 डिग्री लाइन आपसे कोई पूछ सकता है, 3 बीघा कॉरिडोर आपसे कोई पूछ सकता है। प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बन रहे होते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बन रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, तो पहला सवाल तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा क्या है। डेल्टा, देखिए डेल्टा जो रिवर होते हैं ना, रिवर, इन रिवर के एलुवियल
जो डिपोजिशन होते हैं इन एलोवियल डिपोजिशन को आप लोग बोलते हैं डेल्टा। सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ट्री है, एक पेड़ है सुंदरी, ठीक है, सुंदरी ट्री है, और इस सुंदरी ट्री को हम बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके पास एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिनकी जो रूट होती है ये काफ़ी गहरी होती है, और जब साइक्लोन आते हैं तो ये रक्षा करते हैं तटों की। तो एक मैंग्रोव वन है आपके पास, कौन सा? सुंदरी। और यहाँ पर एक स्ट्रीम है, एक वाटर स्ट्रीम है विच इज़ नॉन एज मेघना, ठीक है, नॉन एज मेघना। और जो मेघना है इसमें जो सहयोगी हैं उनके नाम आपको देखने को मिल जाते हैं गंगा, ठीक है, गंगा। गंगा के साथ में जो ब्रह्मपुत्रा है, ये ब्रह्मपुत्रा और बराक। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है इसका निर्माण कौन करता है? मेघना। इनकी हेल्प कौन करता है? गंगा करती है, ब्रह्मपुत्र करती है, बराक करती है, ठीक है। सुंदरबन ये है कहाँ पर? सुंदरबन डेल्टा है कहाँ पर? तो आप बता देंगे कि जो बांग्लादेश है, इसकी अगर आपसे कोई लोकेशन पूछेगा ना बच्चा कि क्या लोकेशन है, तो लोकेशन में आपको लिखना है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इस बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के दो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। एक तो है 24 नॉर्थ परगना और एक है 24 साउथ परगना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का एक ज़िला है जिसे आप लोग जानते हैं चांदपुर। तो यहाँ पर ये डेल्टा फैला हुआ है। देखिए डेल्टा भी आपके पास मर्सी लैंड होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नदी है, एक नदी का ओरिजिन हुआ, ये बहती हुई जाती है, इसका मुहाना आता है। जब इसकी लास्ट स्टेज आती है ना, लास्ट स्टेज में ये छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, ये छोटी छोटी स्ट्रीम में आपके पास डिवाइड हो जाती है। लेकिन नदी जब यहाँ से बहती हुई आ रही थी तो बच्चे इसके साथ काफ़ी सारा मलबा आया, इसके साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट आए, काफ़ी सारी गाद आई। अब जब लास्ट में जाके ये स्लो पड़ जाती है, ये कैसी पड़ जाती है? स्लो। ये हो जाती है मंद। जब मंद होगी तो इस मलबे को अपने साथ लेके नहीं जा पाती, तो तट पे ही छोड़ के चली जाती है, तट के ऊपर ही छोड़ के चली जाती है, विच इज कॉल्ड इन ज्योग्राफी इज अ डेल्टा। ये बहुत फर्टाइल होता है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन आपके पास होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत फर्टाइल रीजन है, और इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत घने वन देखने को मिल जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में अवस्थित, आप इसको याद रखिएगा। हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होती है, तो वो होती है तीस्ता और फैनी रिवर को लेकर। एक नदी है तीस्ता, जो तीस्ता रिवर है, ये बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश का। देखिए तीस्ता रिवर के साथ दिक्कत क्या है, इसका जो ओरिजिन होता है, उद्गम, ये होता है बच्चा सिक्किम से। कहाँ से होता है? सिक्किम से। सिक्किम के बाद ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये चली जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। फिर ये चली जाती है आपके पास कहाँ पर? बांग्लादेश। तो सिक्किम से इसका ओरिजिन होता है, और इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्स 414 किलोमीटर है, 414 किलोमीटर है। इसका जो वाटर है ये 36% जो पानी है ये इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है, इंडिया के द्वारा, और जो 39% पानी है ये बांग्लादेश के द्वारा यूज़ किया जाता है। बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि यार इस नदी पर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो भारत कहीं ना कहीं इसका पानी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये हमें मिलना चाहिए। जो फैनी रिवर है ना बच्चा, आप इसको सिक्किम और जो ईस्टर्न बांग्लादेश है इसकी लाइफलाइन कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि सिक्किम की लाइफलाइन क्या है, सिक्किम की जीवन रेखा क्या है, तो आप बता देंगे कि तीस्ता रिवर है। एक फैनी रिवर है, फैनी नदी, ठीक है। फैनी नदी का जो ओरिजिन होता है ये होता है बच्चा आपके पास त्रिपुरा से, ठीक है। ये फैनी नदी आपके पास निकलती है सर कहाँ से? आपके पास त्रिपुरा से, याद रखिएगा। और त्रिपुरा से निकलकर फिर ये बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हमको देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हमको देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है भाई। क्या सिर्फ परेशानियाँ हैं? क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ परेशानियाँ हैं? नहीं भाई, परेशानियाँ नहीं हैं। हम लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते काफ़ी प्यारे, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। देखिए 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, इसके पीछे वजह भारत है। क्योंकि भारत अगर इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत कर देता।
इसीलिए हम लोगों ने अपने जो रिलेशन है, इन रिलेशनों को बेहतर बनाया हुआ है। बांग्लादेश भी कोशिश करता है कि इंडिया के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे बने रहें। हालांकि चाइना के इंटरवेंशन के कारण हमारे रिश्तों में कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने पीपल टू पीपल और कल्चरल रिलेशन को बिल्ड करने के लिए कुछ ट्रेन्स चलाई हुई हैं, जिससे ट्रेड आसान हो पाए, टूरिज्म आसान हो पाए। ट्रेन एक तो आप लोग देखेंगे तो मैत्री एक्सप्रेस आपको देखने को मिल जाती है। मैत्री एक्सप्रेस, तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और किसके बीच में चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। और मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी 2008 में। आपसे कोई पूछ सकता है ये कब शुरू हुई सर? ये 2008 में हुई। फिर एक हमने चलाई हुई है सर बंधन एक्सप्रेस। एक जो ट्रेन है वो आपके पास है बंधन, और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन को 2017 में स्टार्ट किया गया था। और एक आपको देखने को मिल जाती है अब मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। एक ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी मिताली एक्सप्रेस, और ये स्टार्ट हुई है 2022 में, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में दो बस सेवाएं भी चलती हैं, दो बस सेवा भी आपके पास जारी है, ठीक है। तो हमारा काम यही है कि हम लोग जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से हमारा जो मेघालय है, ये मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मतलब नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को हम लोग बेहतर बना सकें। इसीलिए हम लोग बांग्लादेश के साथ रिश्ते हमेशा बेहतर बनाते हैं, ठीक है भाई, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये बड़े बड़े जो बॉर्डर शेयरिंग है, हमने इसको आपसे डिस्कस कर लिया है। अब देखिए अपन कुछ भारत और नेपाल की यहाँ पर बात करते हैं। ये देखो, ये भारत और नेपाल बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल। अगर आप इंडिया और नेपाल बॉर्डर की यहाँ पर बात करेंगे तो नेपाल से कौन कौन से राज्य आपके पास कनेक्ट होते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। नेपाल से कौन कौन से राज्य? ये उत्तराखंड है, एक उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर आपके पास यूपी, तीसरा बिहार, ठीक है, ये चौथा वेस्ट बंगाल, और पांचवा सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा लग रही है। सबसे ज़्यादा बेटा किसकी लगेगी? सबसे ज़्यादा यूपी की लगेगी। मैक्सिमम यूपी आपके पास बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है, और इतने सारे राज्य इसको शेयर करते हैं। लगभग ये सीमा आपको देखने को मिल जाती है। देखो नेपाल एक तो लैंड, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप इसको याद रखिएगा। नेपाल एक बफर स्टेट है, एक बफर स्टेट है। जब दो दुश्मनों के बीच में जो देश अवस्थित होता है, आप उसको बफर स्टेट के नाम से जानते हैं, समझिएगा। तो भारत और नेपाल के बीच में क्या कोई ऑफिशियल सीमा रेखा है? नहीं है सर, कोई भी ऑफिशियल सीमा रेखा नहीं है। हम लोग विदाउट वीज़ा नेपाल चले जाते हैं, इंडिया के लोग, और नेपाल के लोग इंडिया आ जाते हैं, ऐसी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कोई बॉर्डर को लेकर लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत पीसफुल बॉर्डर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ दिक्कतें हैं। जैसे आपने देखा होगा एक काला पानी, ठीक है, काला पानी विवाद, काला पानी डिस्प्यूट, ये बहुत चर्चा में आपके पास रहा था जब नेपाल में सरकार चेंज हुई और चाइना का इंटरवेंशन यहाँ पर बढ़ा। तो नेपाल ने थोड़े से हमें दांत आंख दिखाना स्टार्ट किया कि भैया हम शक्तिशाली बन रहे हैं। आप समझिए बच्चा, ये चाइना और इधर ये पूरा हिमालय, ये हिमालय, चाइना यहाँ चाहकर भी नहीं आ सकता। चाइना को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बांग्लादेश भी आएगा तब भी इसको इंडिया, मतलब नेपाल की जो पूरी डिपेंडेंसी है, क्योंकि नेपाल की जो 3 साइड हैं, 3 साइड ये कवर्ड बाय इंडिया है, और ये सिर्फ एक साइड ऐसी है जिसकी चाइना से लगता है, एक साइड। चाइना ऊपर से नहीं आ सकता क्योंकि भैया बर्फ है। आपने देखा होगा यहीं पर माउंट एवरेस्ट है। हम नेपाल की बात करते हैं, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, वो यही है। तो चाइना तो नहीं आ सकता। तो चाइना ने थोड़ा सा हमको आंख दिखाना स्टार्ट किया। और चाइना ने क्या आंख दिखाना स्टार्ट किया समझिएगा। ये वाली जगह है ना सर, ये यहाँ पर एक रिवर है विच इज़ योर काली नदी, ठीक है, काली नदी के नाम से आप इसको जानते हैं, काली नदी है, ठीक है। जो काली नदी है वो भारत में शारदा रिवर के नाम से जानी जाती है, शारदा रिवर के नाम से जानी जाती है। अब देखो, काली नदी 1, काली नदी 2, काली नदी 3, ये ऐसी छोटी मोटी इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, वो बनाई गई थी काली नदी के आधार पर। जो काली नदी है ये सीमा का निर्धारण करती है, और पेपर वर्क आपके पास कर दिया
ट्रीटी ऑफ सगोली आपने पढ़ा होगा, सगोली की संधि जो भारत और नेपाल के बीच में होती है, जब नेपाल को परेशान करते हैं इधर उधर के लोग, आप कह सकते हैं तिब्बत और चाइना उस समय, तो भारत कहता है ठीक है हम देख लेंगे, हम सुरक्षा कर लेंगे, तो एक ट्रीटी हमने यहाँ पर साइन कर ली। अब देखो समस्या क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ काली नदी के बारे में, ये मेन काली रिवर है ये, ठीक है, लेकिन इसकी और ट्रिब्यूटरी है, एक इधर से आती इस तरीके से, एक इधर से आती इस तरीके से, आप समझिएगा, समझना। नेपाल क्या कहता है, नेपाल कहता है भैया ये यहाँ से बाउंड्री है, भारत कहता है यहाँ से बाउंड्री है, जबकि ऑफिशियल तो ये होनी चाहिए बीच वाली। उन्होंने सिर्फ काली नदी आपके पास लिख दिया, लेकिन बोला नहीं कौन सी काली नदी, इसलिए भारत और पाकिस्तान के, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद चला काफ़ी लंबे समय तक। जब नेपाल थक गया तो नेपाल ने बोला ठीक है हम इसको बातचीत के माध्यम से डिस्प्यूट को सुलझा लेंगे, ठीक है, ये डिस्प्यूट आपके पास हम सॉल्व कर लेंगे बाय डिस्कशन, अब हमें नहीं लड़ना है। 5-6 महीने नेपाल ने बहुत हिम्मत करी, फिर समझ में आ गया कि भारत के बिना हमारा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि एक विवाद हम लोगों के बीच में यहाँ पर जन्म हो गया था, ठीक है। चलिए, इनकी डिपेंडेंसी हमारी ऊपर है। ये देश आपको दिखाई दे रहा है भूटान, भूटान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं सर, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई विवाद है क्या सर, नहीं कोई भी विवाद नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पर एक जगह है आपके पास डोकलाम, डोकलाम, और जो डोकलाम है ये ट्राई जंक्शन पर है, देखिए ये भी आपको ट्राई जंक्शन पर देखने को मिला, ये भी ट्राई जंक्शन है। चाइना आ रहे थे भाई साहब इधर कि हम कब्जा करेंगे, अब भूटान की जो सुरक्षा है हमारे ऊपर है, तो हमने यहाँ पर एक्शन लिया, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजिक्स बाउंड्री है वो आपके पास इंटरवेंट होती। देखिए ये म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार के बारे में आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो बॉर्डर है ना बेटा, ये पूरा का पूरा बॉर्डर हमारे पास किससे लगता है, ये म्यांमार से लग रहा है, ये सारा का सारा बॉर्डर। ये नागालैंड, नागा पहाड़ियाँ, यहाँ पर मणिपुर हिल्स, ये मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएंगी मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई हिल्स, यहाँ पर ये पटकाई बूम। देखिए तो यहाँ पर क्या है ना बच्चा, जैसे ये पटकाई बूम है, अब ये पहाड़ी है, ठीक है, फिर आपके पास ये नागा हिल्स है, ये मणिपुर में मणिपुर हिल्स हैं, ये मिजोरम में आपको लुसाई हिल्स देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत। यहाँ पर दिफू दर्रे को लेकर एक डिस्प्यूट है, अगर उसको पूछ सकता है कि एक मेजर डिस्प्यूट क्या है, तो दिफू पास को लेकर डिस्प्यूट है। अगर हम लोग देखो नेपाल क्लियर है बच्चा, नेपाल सबको क्लियर हो गया हुआ। अगर हम लोग म्यांमार की बात करते हैं ना दोस्त, तो म्यांमार, म्यांमार ओल्ड नेम इज बर्मा, ओल्ड नेम इज बर्मा, यही आपके पास बर्मा हुआ करता था, बर्मा, ठीक है। 1935 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1937 में 1937 में ये भारत से अलग हो गया, इसका सेपरेशन कर दिया अंग्रेज़ों ने, भारत से अलग इसको कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो ये वो राज्य हैं, ये वो देश हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा कनेक्ट होती है, और ऐसी मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, थोड़ा सा समराइज़ करते हैं बच्चे, देखिए जैसे अगर हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे, तो आप 4-5 बातें इसमें की पॉइंट के तौर पर याद रख लीजिए। कैसे याद रखना है आपको, देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक तो रेड क्लिफ लाइन, क्या है सर आपके पास, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। यहीं पर LOC है, LOC है, यहीं पर POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, सर क्रीक विवाद, और रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट, रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, ठीक है, सारी कहानी वो काफ़ी सारे बैटल लड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद हो सकती हैं। भारत में लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सारे इससे टच होते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा बेटा किसकी लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, ठीक है, इंडिया पाक। इंडिया चाइना की बात करते हैं तो भाई इंडो और चाइना के बीच में जो लाइन है आपके पास, विच इज़ योर मेक मोहन लाइन, आपसे कोई पूछ सकता है कि इनके बीच में जो लाइन है वो कौन सी है, मेक मोहन लाइन है। जो मेक मोहन लाइन है बच्चा, ये आपके पास कब डिसाइड हुई, तो मेक मोहन लाइन आपके पास डिसाइड हुई 1914 में, शिमला समिट के बाद। COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, LAC, एल ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, गलवान वैली, ठीक है, पेंगोंग जो लेक है, तवांग क्षेत्र है,
अच्छा, अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है या नहीं लगता? बच्चा लगता है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और कौन लगाता है? ये लगाता है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं कि हमारे जो लैंड बाउंड्री जिनसे लगती है ये क्या हैं और इनसे कौन कौन से विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।